सभी लोगों को नमस्कार। ये आज जो वीडियो है बायोलॉजी का वो क्लास 9 के लिए है, जो क्लास 9 का फर्स्ट लेसन है, दैट इज़ द सेल। ओके, तो आज जो है सिर्फ मैं उसका सेल के बारे में की इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको, मतलब बेसिक आइडिया कि मतलब इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा सेल्स के बारे में जो भी उसकी संरचना है और जो भी स्ट्रक्चर्स है, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा और आपको ये भी मालूम चलेगा कि क्या पढ़ना है सेल चैप्टर में। ओके, तो ये जो है बेसिकली फॉर द क्लास 9 के लिए, और लोअर क्लास यदि 6, 7, 8 में भी सेल का चैप्टर है तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये भी आपको हेल्प करेगा, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे सेल्स के पार्ट्स को और जो भी चीज़ें। ओके, तो देखिए ये एक्चुअली सेल का चैप्टर है वो सेल करके है। ओके, इसको बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ। तो पहले मैं आपको बेसिक आइडिया इसके बारे में बताऊँ। सेल ये अंग्रेजी शब्द है CELL, और इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका भी बोला जाता है, कोसा भी बोला जाता है। ठीक है, तो हिंदी में आप इसको कोशिका भी कहेंगे, कोशिका भी है, ये भी शब्द सही है। ठीक है, या कोसा भी कहेंगे, तभी आपका अर्थ यही है। ठीक है, अब एक्चुअली इसका अर्थ, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली कोशिका का मतलब होता है जितने भी जीव होते हैं, जीव मतलब चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या सूक्ष्म जीव हो, वो जब साइंटिस्टों ने देखा कि उनकी बॉडी किससे बनी है तो मालूम चला कि छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, जिनसे मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है, और उसी को बोला जाता है सेल या कोशिका। ओके, तो इसीलिए, और मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से कि ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में अगर देखेंगे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स दिखा देंगे, हाथ है, पैर, ऐसी रहे हाथ पैर, सभी चीज़ें, और ये सभी। लेकिन जब इसमें आप सबसे स्मॉलेस्ट देखेंगे तो हर चीज़ सेल से बनी होती है। ऐसे कोई बड़ा पौधा है, एक्चुअली सेल्स को हम लोग नॉर्मली अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत टीनी होती है, बहुत स्मॉल होती है। लेकिन हर चीज़ आपको अपने माइंड में ऐसे कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है कि कोई भी जीव हो, चाहे घास हो, पौधा हो, बकरी हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, तो वो एक्चुअली उसकी बॉडी किससे बनी होती है? छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जिसको बोला जाता है सेल। क्लियर है? और सभी जीव एक्चुअली, अब इसका डिफिनीशन आपको याद करना है। सेल इज द स्मॉलेस्ट, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शब्द यहाँ पे क्या बताता है कि वो कोई भी जीव हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जंतु हो सकता है, सभी जीव हो सकता है। आप पता है यूनिट मतलब सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा ऐसा कौन सा चीज है? यूनिट। आप पता है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यहाँ शब्दों को आपको समझना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसको बोलते हैं संरचनात्मक। स्ट्रक्चरल को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक, मतलब वो किससे बना हुआ है। जैसे मान लीजिए घर है, ईंट से बना हुआ है, तो वो ईंट से ही घर बना है, तो ईंट को आप मान सकते हैं कि संरचना की इकाई है। ठीक है, ऐसे ही क्रियात्मक, और जीवों में जो भी क्रियाएं होती हैं, लाइफ प्रोसेस जो होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, वो भी उनकी भी इकाई क्या होती है? कोशिका। यदि हम सिर्फ कह दें कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि सबसे छोटी स्ट्रक्चर, जब आप देखिए कोई भी लिविंग थिंग हुआ या नॉन लिविंग थिंग हुआ, जब उसके आप देखेंगे सबसे छोटी इकाई तो क्या मिलेगी? एटम मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, लेकिन दोनों चीजों को ऐड किया जाता है। आप देखेंगे मान लीजिए नॉन लिविंग थिंग, मान लीजिए गिलास में मान लीजिए आपने वाटर लिया, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, वाटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? H2O, ये मॉलिक्यूल। ठीक है, उसी से बना हुआ। ठीक है, सारे हजारों करोड़ों अरबों खरबों यहाँ पे छोटे छोटे जो पार्टिकल कण है H2O का, वही पूरे आपको मतलब वाटर को बना है। ऐसे ही बॉडी में भी देखेंगे तो हर चीजें एटम से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है एटम। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे फंक्शनल यूनिट भी करेंगे तो दोनों को ऐड किया गया, स्ट्रक्चरल आल्सो, फंक्शनल आल्सो। मतलब जीव, मतलब कोशिका होती है, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है, दोनों को ऐड किया है। संरचनात्मक यूनिट करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो दोनों को आपको ऐड करना है। The cell is the structural and functional unit of the organism. क्लियर है? या हिंदी में बोलेंगे, कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जो भी क्रियाएं भी होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? सेल में। तो सबसे छोटी यूनिट बॉडी में क्या है जहाँ पे वो क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रिया हो रही है? सेल। ठीक है, तो दोनों को ऐड किया है। अंडरस्टैंड? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आएगा। तो ठीक, देखिए मैंने आपको बताया सेल यूनिट ऑफ लाइफ क्या दिया जाता है, इसको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये डिफिनीशन आपको याद होनी चाहिए। आफ्टर दैट इसको हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं और कोसा भी बोलते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड आता है केशिका। बायोलॉजी में ये भी शब्द आता है केशिका, जिसको बोला जाता है कैपिलरीज।
यहाँ पे हिंदी वाले स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। देखिए इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेल है और कैपिटलीज यूज किया जाता है तो डिफरेंट है, लेकिन हिंदी में क्या होता है कोसा, कोशिका और केसिका, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड करिए, कोशिका को ही बोला जाता है कोसा, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो केसिका स्ट्रक्चर है इसको कैपिटलीज बोला जाता है। ये क्या होती है केसिका या कैपिटलीज? मान लीजिए कि आप ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं, रक्त की जो वाहिनियां होती हैं, एक होती है आर्टरी, एक क्या होती है आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड को लाती है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, ये आर्टरी हो गई, ठीक है। और जब ये आती है ये आर्टरी है, ये आर्टरी जिसको बोलते हैं धमनी, इसको क्या बोलते हैं धमनी। ये जो धमनियां होती हैं, जब मान लीजिए धमनी आई ऐसे और फिर ये ब्रांचेस में डिवाइड रहती है, और पतली पतली, फिर और ये पतली पतली से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर ये सब जुड़ जाएंगी, जितनी पतली धमनियां हैं जुड़ जाएंगी और ये बना लेंगी वेन, ठीक है। इसको बोलते हैं सिरा, ठीक है। मतलब रक्त जिसमें फ्लो हो रहा है, रक्त जिसमें बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो जिससे जो हार्ट से लेके आप इस तरीके समझिए, एक आर्टरी होती है जो ब्लड को मान लीजिए इधर से लेकर आएगी और फिर आर्टरी में ब्रांचेस डिवाइड, मान लीजिए एक सिंगल यहाँ से ये आर्टरी है, फिर इसे फिंगर से डिवाइड हो जा रहा है। तो ऐसे ही एक आर्टरी आई, फिर और पतली पतली मतलब ब्रांचेस में वो डिवाइड हो गई, फिर यही सब जुड़ जाएंगी और ये वेन बना लेंगी या सिरा बना लेंगी, ठीक है। आर्टरी डिवाइड होती है, फिर मतलब डिवाइड होती है, ये जो पतला पतला मतलब रक्त की वाहिकाएं हैं या ब्लड वेसल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है केसिका। क्लियर है? तो केसिका यदि कहीं लिखा हो तो आपको कोशिका नहीं समझना है, अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मिल रहा था तब मैं आपको बता दूं। क्लियर है? चलिए फिर टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल अंडरस्टैंड क्या करना है, कोशिका बराबर कोसा बराबर सेल, क्लियर। लेकिन केसिका होगा तो ये ब्लड रक्त की वाहिकाएं हैं, पतली पतली रक्त की वाहिका है, ब्लड की वेसल्स है जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करते हैं, वो आर्टरी और वेन्स दोनों से पतली है, क्लियर है। फिर अरे जब सेल की बात आती है, देखिए तो सेल्स में एक्चुअली इस लेसन में आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होना चाहिए कि फिगर का नॉलेज और जो आप नॉलेज जानते हैं उन दोनों का कंबाइनेशन होना चाहिए। जब दोनों को आप अंडरस्टैंड करेंगे तब आप समझ भी पाएंगे और किसी भी टॉपिक के बारे में अपने से आप लिख भी सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए कोशिका मान लीजिए आप बुक में देखेंगे अलग अलग तरीके से इसका फिगर बना रहता है। कोशिका को कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि कोशिकाएं बहुत सी हैं, मानव शरीर में रक्त की भी कोशिका है, मसल्स की भी कोशिका है, बोन की भी कोशिका है, हेयर, बहुत सी कोशिका है और सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन कार्य सब अलग अलग होता है। ऐसे ही जितने भी जीव सब में कोशिका है, ठीक है। लेकिन सभी कोशिकाओं में आपको एक कुछ बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो जानना है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई इस तरीके से भी कोशिका होती है, कैसे भी कोशिका हो सकती है, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो किसी प्लांट की हो, किसी एनिमल की होगी, कौन कौन से उसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं वो आपको जानना है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ एक जनरल आइडिया जो आपको हेल्प करेगा कि कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उसको समझने के लिए, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी जानिए, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की डिस्कवरी की भी खोज किया था 1665 में, 1665। वैज्ञानिक का क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। तो मान लीजिए कोई कोशिका है, ठीक। तो कोई भी कोशिका को जब कोशिका की स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसकी संरचना को, तो हर कोशिका एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती है, चारों तरफ से बाढ़ से घिरी होती है। इसको बोलते हैं कोशिका तला। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका तला। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये क्या है? कोई भी कोशिका चारों तरफ से घिरी होगी पतली एक लेयर के द्वारा, इसी लेयर का नाम है कोशिका तला या सेल मेम्ब्रेन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि कोशिका की डिस्कवरी किया किसने? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका है क्या? कोई भी जीव कोशिका से ही बना होता है, एक कोशिका या ढेर सारी कोशिका। क्लियर है? फिर मैंने क्या बताया आपको कि कोई, अब यहाँ स्ट्रक्चर पे आइए कि कोशिका होती कैसे है। तो कोई भी सेल हो, कोई प्लांट की सेल हो, एनिमल की सेल हो, कुछ बेसिक पार्ट्स आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ मैंने बताया कि जो कोई भी कोशिका होगी चारों तरफ से एक पतले लेयर के द्वारा कवर्ड होगी, घिरी होगी, इसको बोलते हैं कोशिका कला या अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई कंफ्यूजन है किसी को? आफ्टर दैट फिर आप देखिए, अब यहाँ पे कोशिका के बीच में मान ली यहाँ पे एक डेंसी गाढ़ा सा पार्ट हो, इसको बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? केंद्र, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। क्लियर है? अब पूछेगा कोई कोशिका घिरी होगी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीच में जो डेंसी गाढ़ा सा पार्ट होगा वो केंद्रक है, ठीक।
ये केंद्रक जो होता है कोशिका की सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल, नियंत्रक। मतलब कोशिका की सभी क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? तो केंद्र जो डेंसी पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें भी बहुत से पार्ट होते हैं। अरे यहाँ पे फिर आप देखेंगे ये जो टोटल पार्ट है, अच्छा ये कोशिका के अंदर जो भी ये टोटल पार्ट है, ये टोटल पूरा पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोशिका में, ये कोशिका कला के अंदर जितने भी पार्ट है सब क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा ये पूरा प्रोटोप्लाज्म हो गया। इसमें दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म में आप देखेंगे ये पहला है, ये पार्ट, या आप एक फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं, ये वाला। इसको ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो इसके बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये दूसरा पार्ट है, ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो टोटल भाग है वो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? ये प्रोटोप्लाज्म है कोशिका के अंदर। अब यहाँ पे फिर ये वाला पार्ट क्या? अब प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करो, दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस और इसके बाहर का जो एरिया हो गया क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। क्लियर है? आफ्टर दैट फिर यहाँ पे, अब यहीं पे ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे बहुत से अलग अलग स्ट्रक्चर्स, कुछ लंबे, कुछ जैसे गोलाकार, बहुत से स्ट्रक्चर्स कुछ पाए जाते हैं, कुछ अलग अलग संरचनाएं पाई जाती है। जितनी भी संरचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग स्ट्रक्चर में उनका अलग अलग फंक्शन भी होता है, वर्क भी उनका अलग अलग होता है। उनको सभी को एक साथ बोल देंगे कोशिकांग। तो क्या बोलेंगे? कोशिका, या इसको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। अभी तक मैंने जो बताया एक बार उसको फिर से सुनिए। मैंने बताया कोशिका, आपको देखिए जब कोशिका का नाम आया तो आपको याद होना चाहिए कोशिका की डिफिनेशन क्या है। द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग, तीनों आप बोल सकते हैं। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, ठीक है। फिर अच्छा कोशिका को खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665। ओके, आपका जब कोशिका के बारे में जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो क्या क्या होता है? हर कोशिका बाहर से घिरी होगी पतले लेयर के द्वारा। उस लेयर का क्या नाम है? कोशिका कला, ठीक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? फिर इसके अंदर जो भी पार्ट है उसको क्या नाम है? उसको क्या नाम है? प्रोटोप्लाज्म। ये इसको बोलते हैं जीव द्रव। तो क्या होते हैं? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको जानना चाहिए ना। एक्चुअली आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी आपको हेल्प करेगा, लेकिन अब बाद में आपको यदि बायोलॉजी से आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश ही बाद में आ जाएगा, इसलिए दोनों चीज़ों को आप जानें। आफ्टर दैट ये टोटल प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट है, ठीक है। अच्छा इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। अब यहाँ पे ये टोटल प्रोटोप्लाज्म हो गया या जीव द्रव, इसमें दो पार्ट हो गए, एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा हो गया उसके बाहर का क्षेत्र जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसको बोलेंगे कोशिका। क्लियर है? फिर अब ये कोशिकाएं भी कई तरीके के होंगे, जैसे एक होगा आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अभी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका पूरा नाम है। यहाँ न्यूक्लियस के पार्ट्स होगा, ऐसे ब्रांचेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या होगा? ये सभी नाम आपने सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर हो गया प्लास्टिड्स। क्या हो गया? प्लास्टिड्स। आफ्टर दैट हो गया राइबोसोम। अलग अलग प्रकार के इसमें फिर आ जाएगा प्लास्टिड्स। इसमें बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो टोटल अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछता है? तो मान ली डायरेक्टली देगा राइट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या पूछते हैं उसके बारे में लिखिए, या न्यूक्लियस के बारे में लिखिए। तो जब ये टोटल आप ये नॉलेज जानेंगे तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। आफ्टर जब एक एक के बारे में आप चर्चा करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये क्लियर है? ये मैंने आपको एक कोशिका के बारे में बेसिक आइडिया बताया कि कोई कोशिका चारों ओर से घिरी होगी, पतली लेयर होगी, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट उसके अंदर जो भी पार्ट है उसको क्या बोल दिया गया? जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। अब उसमें भी देखा जाए तो दो पार्ट में होती है। एक आपका डेंसी पार्ट जो गाढ़ा वाला होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक, और वही कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। क्लियर है? और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म में दूसरा एक और पार्ट है जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ है, उसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, उनका अलग अलग फंक्शन होगा, उनको सभी को एक साथ क्या बोलेंगे? कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल। अब कोशिकांग कई तरीके होंगे, यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इधर कहीं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, देयर आर मेनी, सेंट्रोसोम, सेंट्रीओल्स, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं। तो ये सभी एक साथ जो कोशिका द्रव में पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका कोशिकांग। इनके अलग अलग नाम। क्लियर है? अब इतना जो आपने देखेंगे इसको, अब यहाँ पे एक
बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, लेकिन यदि आप इस लेसन को जानिए तो आपको जरूर जानना चाहिए कि अब मान लीजिए कि अब सेल को डिवाइड सेल कितने प्रकार की होती है। तो नॉर्मली आपको सेल देखेंगे दो टाइप से देखेंगे, प्लांट सेल मतलब पौधे की कोशिका, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल मतलब जंतु की कोशिका। अब देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है मतलब जीव है, वो पौधा भी हो सकता है, कोई जंतु भी हो सकता है, सब कोशिकाओं से बने। लेकिन किसी भी प्लांट की कोशिका को आप देखिएगा और किसी भी एनिमल की किसी कोशिका को देखिएगा तो उसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो अंतर आपको मालूम होना चाहिए। आप बुक्स में डायरेक्टली देखेंगे प्लांट, एग्जाम में पूछता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए। देखिए मैंने अभी तक आपको बताया, ये मान लीजिए कोई प्लांट की सेल है और ये मान लीजिए एनिमल की सेल है, क्लियर। ये चारों तरफ से जो घिरा होगा ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये मैंने आपको बताया, ठीक। आफ्टर दैट यहाँ पे इसमें भी यानी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, अभी तो कोई अंतर नहीं, ठीक। लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन या चारों तरफ से जो लेयर है पतला, उसके बाहर भी एक लेयर होगा, उसके बाहर भी एक लेयर होगा, और ये लेयर जो बाहरी लेयर है ये इसमें नहीं होगा एनिमल सेल में। इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं, क्लियर है। ये मेन कैरेक्टर है, इसी के बेस पे मालूम किया जाता है कि कोई भी सेल प्लांट की है या एनिमल की सेल, ठीक है। तो सेल वॉल देखेंगे, अच्छा दोनों में देखिए सेल मेम्ब्रेन ये वाला लेयर इसमें भी है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको कोशिका कला जिसको कहते हैं, वो हर सेल के चारों तरफ है। लेकिन एनिमल सेल के चारों तरफ एक और लेयर नहीं है, प्लांट सेल में वो लेयर है, उसका क्या नाम है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो सेल वॉल के ही प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी सेल प्लांट की है या एनिमल की, क्लियर है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट सेल में, इसमें सेल वॉल है नहीं है। तो किसी भी एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा। सेल वॉल किसमें, किसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये है आपका किसका, प्लांट सेल, क्लियर। आपको दैट फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल। प्लांट सेल में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी वैक्यूल होंगे, खूब बड़ी बड़ी, 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है संख्या। लेकिन एनिमल सेल में, मैक्सिमम एनिमल सेल में या तो वैक्यूल होगी ही नहीं, ठीक है। वैक्यूल कौन सा स्ट्रक्चर, वैक्यूल, इसी को बोलते हैं रिक्तिका, क्या बोलते हैं, रिक्तिका। तो वैक्यूल यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए वैक्यूल है, तो वैक्यूल खूब बड़ी बड़ी है, किसमें, प्लांट की सेल में। इसमें या तो वैक्यूल नहीं है, और यदि होगी भी किसी भी एनिमल सेल में तो बहुत छोटी छोटी। पहला ऑप्शन क्या है कि वैक्यूल मैक्सिमम एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती है, लेकिन यदि होगी भी मान लीजिए किसी एनिमल सेल में है तो बहुत स्मॉल साइज की होगी, ये दूसरा डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में मेन क्या है, सेल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस, मतलब सेल वॉल यदि है तो प्लांट सेल वॉल नहीं है तब एनिमल सेल, से क्लियर है। थर्ड जो डिफरेंस, दो डिफरेंस मैंने आपको बताया। पहला मैंने बताया कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, और ये सेल वॉल होता कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है लेकिन क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, इसलिए कौन सी सेल, एनिमल सेल, ये कौन सी सेल, प्लांट सेल, क्लियर। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होंगी किसमें, प्लांट सेल में, और इसमें बड़ी वैक्यूल्स तो होंगी ही नहीं, वैक्यूल ही नहीं होंगी उसमें, ठीक है। और यदि होंगी भी किसी भी एनिमल सेल में वैक्यूल तो बहुत छोटी छोटी स्मॉल होगी। फिर जो ये दूसरा हो गया, पहला क्या, सेल वॉल, दूसरा क्या, वैक्यूल आर प्रेजेंट एंड लार्जर साइज वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, but in the case of animal cell vacuoles are generally absent, but if present then they are very teeny, very small, clear। थर्ड जो डिफरेंस है, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं लवक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लवक, ठीक है। हरित लवक का आपने नाम सुना होगा। हरित लवक जो होगा एक टाइप का प्लास्टिक होता है, ठीक है, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे प्लास्टिक्स जो होती है, मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक, ये भी सेल ऑर्गेनिज है, तो ये प्लास्टिक्स जो है मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये प्लास्टिक्स भी होती है किसमें है, सिर्फ प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में प्लास्टिक्स नहीं होती। ये मेन मतलब 3 डिफरेंसेस, ठीक है, जिसके बेस पे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये दोनों नॉलेज आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा कि थ्योरी जो आप सीख रहे हैं वो और इस फिगर में, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे फिगर बनाना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप जो है इससे क्लियर जो है, आप किसी फिगर को देखेंगे तो फिगर मतलब रियलिस्टिक बनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपके मतलब इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप आसानी समझ सकते हैं, क्लियर।
तो ये मैंने आपको बताया प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन मुख्य अंतर क्या होता है। इसके बाद भी और भी बहुत से अंतर होते हैं, लेकिन इतना आपको पहले क्लास 6, 7, 8 या 9 तक जानना चाहिए। उसके बाद जो भी डिफरेंसेस है आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर। आपका दैट दूसरा जो होता है स्टूडेंट, एक और कभी कभी सेल को, ये तो आप किसी भी प्लांट और एनिमल सेल में के बारे में डिफरेंस समझते हैं, ठीक। तो मैंने 3 डिफरेंसेस आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंसेस बताया। पहला डिफरेंस, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा। फिर प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होंगी और एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत छोटी होंगी, स्मॉल होंगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लास्टिड जिसको लवक बोलते हैं, लवक। और ये प्लास्टिड्स किसमें होगा, प्लांट सेल में, और ये किसमें नहीं होगा, एनिमल सेल। क्लियर है। फिर अच्छा, सेल को ये तो मैंने बताया कि प्लांट में पाए जाने वाली सेल को प्लांट सेल, एनिमल में पाई जाने वाली सेल को एनिमल सेल। दोनों प्लांट में एनिमल सब सेल से बने, उनके सेल में डिफरेंसेस है। फिर आप यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ अभी। फिर दूसरा कभी कभी कहा जाता है सेल्स को प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी बताया जाता है, मतलब ये भी 2 टाइप की सेल्स है। अब ये कोई भी सेल प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो सकती है, लेकिन इनको नाम दे दिया है। आप ये कैसे पता करें कि कौन सी सेल को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और कौन सी सेल को यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक। तो ऐसे भी किसी भी जीव को भी कह देते हैं प्रोकैरियोटिक वो जीव है या यूकैरियोटिक जीव है। इसका अर्थ है कि उसमें कोशिकाएं जो होंगी वो प्रोकैरियोटिक होंगी तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होंगी तो यूकैरियोटिक, उसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई सेल, ये प्रोकैरियोटिक से लीजिए, मान लीजिए यूकैरियोटिक से, ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअली प्रोकैरियोटिक या कैरियोट मीन्स होता है, कैरियन मीन्स केंद्र, जिसका केंद्र मैंने बताया ना, बीच में से केंद्रक होता है, ठीक। यहाँ पे यूकैरियोटिक, यू मीन्स होता है वेल डेवलप, यू मीन्स क्या, वेल डेवलप, सही तरीके से विकसित। अब प्रो मीन्स होता है कि अभी मतलब इनर्टियल स्टेज में है, अभी उतना डेवलप नहीं है। तो कैरियोटिक मीन्स केंद्र, यू मीन्स वेल, यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप केंद्र, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है इसका वेल डेवलप होता है। यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है जिनका केंद्रक जो होता है वो वेल डेवलप मतलब सभी स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप केंद्रक में भी देखिएगा तो केंद्रक के चारों तरफ भी ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें है। लेकिन इस जो न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें न्यूक्लियोलस एक होता है, देखिए कोशिका में केंद्रक डेंसी पार्ट होगा, खूब गाढ़ा पार्ट होगा। ऐसे केंद्रक में भी एक पार्ट होगा डेंसी, न्यूक्लियस में भी गाढ़ा पार्ट होगा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। और भी बहुत से इसमें पार्ट्स होंगे सभी। तो यहाँ पे मेन आप अंडरस्टैंड करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ जो पार्ट होगा इसमें वैसे थोड़ा इस तरीके से गाढ़ा सा होगा, लेकिन इसमें ये चारों तरफ से घिरा नहीं है। ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन ये वेल डेवलप नहीं है। ये कैसा है, वेल डेवलप नहीं है। ये वाला कैसा है, वेल डेवलप। ये कैसा है, वेल डेवलप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियर में सभी मतलब एक न्यूक्लियस के जो भी मेन पार्ट होते हैं सभी होते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस के जो बेसिक पार्ट होते हैं नहीं होते। कौन कौन से पार्ट, एक होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियोलस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को कहेंगे इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट, ये अविकसित केंद्र। ये केंद्र कैसा, अविकसित है, ठीक है। और ये वाला कैसा है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ये वाला न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो अब यदि किसी सेल में, इसको समझिए यूकैरियोटिक सेल किसको, ये ऐसी सेल है जिसका केंद्र कैसा है, वेल डेवलप है, सभी पार्ट है उसमें। वेल डेवलप न्यूक्लियस जिस सेल में पाया जाता है उस सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है। यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक भी सेल को बोला जाता है, लेकिन ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा होगा, इंसिपिएंट होगा। इंसिपिएंट मीन्स जो वेल डेवलप नहीं होगा। वेल डेवलप नहीं होने का मतलब कि उसके सभी जो बेसिक पार्ट है वो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोला जाता है ये जो पार्ट है, मतलब न्यूक्लियर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। इन द केस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो मैंने आज आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज बताया सेल के बारे में। कोई भी जीव सेल से बना होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, और ये आप वीडियो भी सही तरीके से देखिएगा, और जो भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है उसको हेडफोन लगा के सुनिएगा, तो आप लोग को क्लियर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कॉन्सेप्ट आपको क्रिएट हो जाएगा। पहले सेल के बारे में आपको जानना है, तो सेल के बारे में आप कितना भी जान रहे हैं, आप पूछ देगा सेल क्या है, उसको नहीं लिख पाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा।
तो उसका डिफिनीशन याद करिए, किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल या कोशिका बोलते हैं। ठीक, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी और ऑर्गेनिज्म। क्लियर। फिर सेल में जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने सिर्फ आपको बताया, क्योंकि अब ये जब आपने समझ लिया तो आप ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लियस के बारे में लिखिए, साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, अब सबके बारे में डिटेल में आराम से पढ़ा जाएगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो सिर्फ दो जीवों में पाया जाता है, एक होगा बैक्टीरिया और दूसरा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु, और दूसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब हरे नीले शैवाल। ये दो जीव होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, और जितने भी जीव होते हैं सब में यूकैरियोटिक। ह्यूमन बींग्स हमारे शरीर में जितनी भी सेल है सब यूकैरियोटिक सेल है, मतलब हर सेल में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, वेल डेवलप। क्लियर है। तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल जो अभी तक बुक्स में मिल रहा है, जो डिस्कवरीज हुई है वही बताया जाता है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और इसके अलावा जितने भी जीव हैं सब में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। ठीक, तो और फिर मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है। मैंने आपको पहले सेल के बारे में बताया कि कोई भी सेल एक चारों तरफ से पतली लेयर से कवर्ड होगी, घिरी होगी, जिसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका कला बोलेंगे। फिर उसके अंदर जब सेल में आप देखिएगा, मैंने आपको बताया ना कि फिगर का नॉलेज और जो आप सीख रहे हैं वो दोनों का नॉलेज मैच होना चाहिए, तब आपके लिए ईजी होगा। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस के बीच में डेंसी पार्ट होगा, गाढ़ा पार्ट होगा, जिसको केंद्रक बोलेंगे, उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक, और वो क्या करेगा, पूरी सेल की एक्टिविटीज को, क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे, और जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। अच्छा, कोशिका के अंदर जितना भाग है उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। ठीक है, तो जीव द्रव का एक क्लियर हो कि सेल के अंदर है, मान लीजिए सेल, इसके अंदर टोटल क्या हो गया, ये टोटल पार्ट प्रोटोप्लाज्म, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, ये क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, इसी में सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सेल ऑर्गेनिज्म बहुत से, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, देयर आर मेनी। ठीक है, अब टॉपिक के अनुसार आप लोग को एक एक चीज़ों को फिर बताया जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू सभी लोग को समझ में आएगा, और सही तरीके से आप लोग देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे तो जरूर आपको मतलब सेल के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी आप लोग समझ लीजिए भी, तो ये नॉलेज आपको थोड़ा सा क्लियर है। देखिए, मान लीजिए ये सेल है, सेल को पूछे डिस्कवरी किसने किया, तो बताएंगे क्या, रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवरी किया सेल को, रॉबर्ट। ठीक, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन, एक दूसरे साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अब पूछे सेल को डिस्कवर किसने किया, तो आंसर क्या होना चाहिए, रॉबर्ट। पूछे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है, अच्छा मैंने बताया सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी गाढ़ा पार्ट होता है, यदि वेल डेवलप न्यूक्लियस हो, यानी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर ये टोटल क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन, और सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। क्लियर। और न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा पार्ट है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। इसको डिस्कवर किया था फोंटाना, साइंटिस्ट ने, इनका नाम क्या था, फोंटाना। ये तीनों को आप एक साथ क्रम में याद करिए। ठीक है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर भी गाढ़ा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। उसको किसने डिस्कवर किया, फोंटाना। अच्छा, न्यूक्लियस में ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, क्वाइड स्ट्रक्चर्स होती है, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। धागे ऐसी क्वाइड स्ट्रक्चर्स होती है, इसको बोलेंगे क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में से, मान लीजिए पूरा क्वाइल है, इसे न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए क्वाइल है, तो क्रोमेटिन या क्रोमेटिन रेटिकुलम कभी कभी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में टूट जाएगी, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब जब क्रोमेटिन टूटता है तो उसी से बनता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम की संख्या हर जीव जाति में फिक्स होती है। जैसे मानव ह्यूमन बींग्स की जितनी भी कोशिकाएं हैं, मतलब कि युग्मकों को छोड़कर, गैमिट्स को छोड़कर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर, या अलग अलग बोलिए तो 46। ठीक है, पेयर में कितने, 23 जोड़े बोलेंगे या अलग बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो 46 क्रोमोसोम मानव की हर कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जिन युग्मक होते हैं, गैमिट्स होते हैं,
जैसे कि मतलब मेल गैमेट या फीमेल गैमेट या स्पर्म या ओवा जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, मतलब सिर्फ 23 हो। ठीक है, तो हमारे पूरी बॉडी डिप्लॉयड होती है, मतलब डबल क्रोमोसोम 46 पाया जाता है, लेकिन जो युग्मक होते हैं उसमें हाफ पाया जाता है, मतलब उसका हाफ। किसी भी जीव में युग्मकों की संख्या, युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या यदि 10 है तो उसके मेन बॉडी में कितनी होगी, 20 होगी। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज सी, सब्सक्राइब एंड लाइक।